शिवाजी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, वंदे मातरम। And now we've got Dr. Dhone from the Congress. बिल्कुल सर। हमारे मित्र डॉक्टर ढोने, सुधीर ढोने साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। How are you sir? How are you? फाइन सर, फाइन, एकदम मजे। Wonderful sir, wonderful। बहुत दिनों बाद धोनी साहब दिख रहे हैं। क्या बात है सर, मतलब आपने तो झंडे गाड़ दिए सर हर जगह पे। वो हरियाणा में कहते हैं ना, लठ गाड़ दिया आप, बस आ जाओ। क्या हाल है? सब ठीक है सर, एकदम मजे में। और ये कहा जा रहा था, मोदी साहब ने खुद बोला था कि शहजादे का टिकट जो है वो बुक्ड है इटली के लिए। जैसे ही परिणाम आएंगे, शहजादे का टिकट इटली के लिए बुक्ड है और मोदी जी खुद इटली चले गए। सर ये क्या हो गया? मुझे सुनाई नहीं दे रहा सर। अरे अरे भाई, डॉक्टर सुधीर ढोने को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बात है सर? अभी कैन यू हियर मी सर? Can you correct the audio? Then we'll go back to Dr. Sudhir Dhone, please, if you don't mind. Thank you. But जी, yes, as you say, Rahul Gandhi ji has made his mark where politics, Indian politics is concerned. He is most likely to be the leader of the opposition, and he is going to storm the parliament. जी, He is going to take up issues affecting common man. That's what he said, and he is going to force Prime Minister Modi to look into the Congress manifesto, where job creation is there, where business creation is there, where women empowerment is there, where looking after the health facilities of the unorganized sector is concerned. तो जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखा है, राहुल गांधी जी का कहना है कि वो इतना सशक्त हो गया द इंडिया अलायंस that they will force Modi to look into the Congress manifesto. Now that is Congress manifesto, he believes, is totally pro-poor, pro-farmer. Pradeep, I would like to ask you something. I'd like to ask you something personal. In terms of Rahul Gandhi, up till now, राहुल गांधी को पप्पू बुला करके Yes, yes. और ये कह के कि भाई ये तो कुछ नहीं है वगैरह वगैरह. Do you think the BJP may have underestimated Rahul Gandhi this time? As you always say, that this is a deliberate ploy, a deliberate act. They spend hundreds of crores or thousands of crores to make an image of him, Yes. that of Pappu. But as on today, after the दो जोड़ो यात्रा करने के बाद, Kanyakumari to Kashmir and from Manipur to Mumbai, he has changed everything. He has shown that he leads from the front, and the Congress itself started believing in him, and they have named him as the Neta. They believe he is the people's person. He's really matured. Because, Yes, yes, Because बिल्कुल। after those two यात्रास, जो एक तो भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक, और उसके बाद मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, जो उन्होंने न्याय यात्रा करी है, उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी है हमने बिल्कुल राहुल गांधी में। बिल्कुल। और जिस प्रकार आपने देखा होगा प्रदीप जी, आपको मतलब कितनी बार उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ है, हरियाणा में जो धान की खेती होती है, मतलब किसानों के साथ अपनी पतलून को ज़रा ऊपर करके बिल्कुल पानी के अंदर धान की बुआई के अंदर वो खड़े हो गए, कारपेंटर्स के साथ चले गए, मतलब जो तरखान होते हैं उनके साथ, और न जाने हर जगह पे वो जननायक, और वो जो मैकेनिक है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, उनके साथ चले गए, मतलब, और उनको बता भी दिया कि यार इसको ज़रा ऐसे ठीक करते हैं, ज़रा ऐसे करके देखिए शायद ठीक हो जाए। आई थिंक वी गॉट डॉक्टर धोने बैक। धोने साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर, एकदम बिल्कुल आवाज आ रही है। माशाल्लाह सर, मैं आपको ये बोल रहा था कि आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुटकुला कसा था, मजाक किया था राहुल गांधी जी को लेकर के कि भाई उनकी इटली के लिए टिकट बुकड है, जैसे ही परिणाम आएंगे तो शहजादे साहब इटली जाएंगे, तो मोदी जी खुद चले गए इटली। हाँ, वही चले गए अभी इटली जी, तो ये क्या है सर? चले गए। नहीं सर, वो तो मैं आपको इसके पहले भी बताया था कि मोदी जी इलेक्शन हार रहे हैं, ये मुझे मोदी जी के भाषणों से समझ में आ रहा है। तो मोदी जी तो हार ही रहे थे। अभी वो जो एनालिसिस आ रहा कि 2000 वोटों से कम कितने सीटें आई, 500 से कम कितने सीटें आई, तो जो आंकड़े आ रहे हैं कि भाई 10,000 से कम कितने सीटें आ रही, तो ऐसा मिला के बीजेपी की बड़े मुश्किल से 100 सीटें आती थी। ये थोड़ा सा विरोधी पार्टी या जो एकजुट जिस तरह से हुए ने कुछ बिखरा हुआ, इधर बाला साहब अम्बेडकर, उधर मायावती जी और कुछ भी पार्टियां ऐसी, तो उसमें जो थोड़ा बिखरा हुआ, तो बीजेपी, अगर ये नहीं होता था बिखराव सेकुलर वोटों का,
एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव अगर नहीं होता था तो बीजेपी 100 सीट पर सिमट जाती थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि कितने कम वोटों से जीते हैं बीजेपी। तो बीजेपी अभी ये लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि मोदी को हराना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी जी अगर रहती थी वाराणसी से तो शायद मोदी जी भी हार जाते थे इलेक्शन। तो इस तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन आपके अजय राय साहब ने बहुत जबरदस्त इलेक्शन लड़ी है सर, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ी है। आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी हाँ। बहुत अच्छा चुनाव हाँ, लड़ा हाँ। उन्होंने। मतलब वो तो मोदी जी बिल्कुल, 5.5 लाख वोटों से पहले जीते थे, इस बार सिर्फ 1.5 लाख पे आ गए। तो बिल्कुल अगले बार हार जाएंगे मोदी जी। चलिए वो देखते हैं सर, उनकी वो दैट डिपेंड्स ऑन हिज परफॉर्मेंस, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी यहाँ पे उसके हिसाब से ही चलेगा। लेकिन अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें सर, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में अब ये बार बार रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, हर जगह पे आ रहा है। उद्धव ठाकरे जी मोदी जी के साथ बात कर रहे हैं, उनकी बातचीत हो गई है, हो सकता है कि ये MBA टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या है सर इसमें, कितना सच है? नहीं वो इसलिए हो रहा है ऐसा कि जो ये गठबंधन बना और 30 सीटें महाविकास आघाड़ी की आई और 1 सीट इंडिपेंडेंट जो है वो भी कांग्रेस के है। उन्होंने विशाल पाटिल जी ने भी अभी सहयोगी सदस्यत्व स्वीकार कर लिया कांग्रेस का, तो वो भी कांग्रेस के माने जाएंगे अब। तो 31 सीटें आई कांग्रेस की, 17 सीटें आई महाविकास महायुति भाजपा अलायंस की 17 सीटें। तो ये जो मजबूत गठजोड़ हो गया, और ये अभी पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन हुए, इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुए, इसके पहले जो टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के हुए, उसमें भी ये जो महाविकास आघाड़ी का जो परफॉर्मेंस रहा बहुत अच्छा रहा। और इसी डर के वजह से इन्होंने बाद में इनको अलग कर दिया था, अजित पवार को भी उन्होंने उनकी भी पार्टी अलग कर दी थी। तो इनको ऐसा लगा कि और ये कुछ कमजोर हो जाएंगे, लेकिन सहानुभूति की लहर चली उद्धव ठाकरे साहब के बारे में, शरद पवार साहब के बारे में, और कांग्रेस का जो वोटर था वो इधर उधर हो गया था, वो कांग्रेस के पास वापस आ गया। तो अभी ये इनमें कुछ झगड़े होने के चांस है, इसमें फूट होने की चांस है, ऐसा बता के माहौल खराब करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि अभी अक्टूबर में वहां पे महाराष्ट्र में विधानसभा की इलेक्शन जी, तो इसीलिए ये कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी कितना भी कर लो, उद्धव ठाकरे साहब को और शिवसेना को उन्होंने बहुत कोशिश की है कि उनको बर्बाद करने का, यानी उनको पूरी तरह से खत्म करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। तो वो नाकामयाब रही बीजेपी, और उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रही सर आपकी। आपको 13 सीटें मिली, 13 सीटें मतलब आधिकारिक तौर पे आपके सिंबल पर आपको मिली हैं। और एक सांगली की सीट जो है वो भी तकरीबन आप ही की है, क्योंकि आपको तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही के तो हैं वो MP जो है वो। और 31 सीटें मिली हैं आपको, मतलब 31। मगर आपने उद्धव जी के लिए उतना काम नहीं किया जो उद्धव जी ने आपके लिए काम किया, ये बीजेपी का आरोप है। आपका बढ़ गया, आप 1 से गए 13 तक, यानी 14 समझ लो, 1 से 13 तक गए। पवार साहब 10 लड़े 8 जीते। उद्धव जी का मगर यह आलम हो गया कि UPT 21 सीट लड़े, सिर्फ 9 मिला, 18 से 9 पहुंच गए। तो बहुत चर्चा है कि इस पूरे MBA के पूरा जो हुआ, उद्धव जी का लॉस हुआ, कांग्रेस का गेन हुआ। तो आगे जाके उद्धव जी भी बोले कि असेंबली में शायद तैयारी कर रहे खुद लड़ने के लिए। हाउ डू यू सी दैट धोनी साहब? नहीं, उसका एक बेसिक ये कारण है कि अब जो हमने लोगों से पूछा कि भाई किसको वोट दिया, बोले शिवसेना को दिया। कौन से शिवसेना को दिया? बोले उद्धव ठाकरे साहब को शिवसेना को दिया। किस पे वोट किया? बोले धनुष्यबाण पे वोट किया। तो धनुष्यबाण जो निशानी वो शिंदे की थी, लेकिन लोगों के दिल में इतने सालों से जो बस गया कि धनुष्यबाण यानी शिवसेना, बड़ा साहब ठाकरे का धनुष्यबाण, उद्धव ठाकरे का, तो वो शिवसेना शायद कम पड़ गए उसमें अपना निशान पहुंचाने में, यही बात हुई। लेकिन शरद पवार साहब ने उन्होंने अलग अलग नारे बनाए कि जय राम कृष्ण हरि, चला घेऊ तुतारी, ऐसे इस तरह से उन्होंने बहुत सारे नारे बनाए और लोगों में वो नारे बहुत फेमस किए। तो इसलिए तुतारी पे वोटिंग भी हुआ। और दूसरी बात, उनके यहाँ पे भी एक तुतारी के अलावा एक पीपानी करके रहता है, वो तुतारी के जैसा एक चिन्ह रहता है, उसमें भी बहुत सारे वोट पड़े। वो एक भागरे गुरुजी है शायद वहां के दिंडोरी के, वहां पे 1.5 लाख वोट वो इंडिपेंडेंट को मिले, उसकी निशानी थी पीपानी। और पीपानी और तुतारी एक जैसी निशानी थी, तो उसको 1.5 लाख वोट मिले इंडिपेंडेंट को।
ये वो बीड में भी वैसे ही हुआ, करीब 4.5 लाख वोट ऐसे मिले जो पिपानी निशानी को मिले, जो तुतारी के जैसी दिखती है। कहने का मतलब तो- ये हुआ कि अगर ऐसा हाँ। नहीं होता तो 10 की 10 आ जाती आपने पूरे नहीं, वो 8 तो आई, वो तो उन्होंने पूरी कोशिश की है, जी। उनकी बराबर हो गया। उन्होंने पूरी कोशिश की, वो सक्सेस रहे। शिवसेना सक्सेस नहीं रही, कुछ लोग आखिरी आदमी तक पहुंचाने में, बहुत सारी सीटें उनकी ऐसी ही गई कि आधा वो हो गया निशानी। धोनी साहब, 18 से 9 पहुंचा दिया आपने। और देखो नहीं, हमने नहीं पहुंचाया, लेकिन हमने नहीं पहुंचाया। लेकिन एक चीज है प्रदीप जी, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आते थे वो ये कहते थे कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट आएगी, ये कहा करते थे। ये एक नाथ शिंदे साहब के जो प्रवक्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो कहते थे कि उद्धव ठाकरे जी को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ये कहा जाता था। और देखिए साहब, उद्धव ठाकरे साहब को आ गई हैं कितनी, 9 सीटें आ गई हैं, जबरदस्त है। मगर अभी नाना पाटोले जी के फोन उठाते नहीं उद्धव ठाकरे जी। नाना पाटोले जी और उद्धव ठाकरे जी का कम्युनिकेशन थोड़ा बैरियर हो गए, गैप हो गए, तो ये क्या इलेक्शन तक ठीक हो जाएगा धोनी साहब? नहीं, हो गया। वो जो चीज के लिए नाना पटोले साहब फोन कर रहे थे, ये 2 सीटें, एक तो नासिक और कोकन की, जो टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, जी जी, तो उसमें उन्होंने विड्रॉल कर लिए शिवसेना ने। और शिवसेना ने इसलिए फॉर्म भरे थे कि उन्होंने बताया उद्धव ठाकरे साहब ने कि आखिरी वक्त में टाइम कम बचा था, फॉर्म भरना जरूरी था। एक बार फॉर्म भरे गया तो फिर आप पीछे ले सकते, लेकिन अगर फॉर्म ही नहीं भरा तो क्या करेंगे। तो इस स्थिति में उन्होंने एक यानी ये किया कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं होने को ना, इसलिए उन्होंने फॉर्म भर दिए थे। उन्होंने खुद बताया धोनी साहब, तो आपने ये बार बहुत बड़े पॉलिटिकल जो है ना बीजेपी हैवीवेट्स को आपने साफ कर डाला, जिसमें पंकजा मुंडे है, मुनगंटीवार जी है, राव साहब दानवे जी है, भारती पवार जी, राम नवनीत राणा, कपिल पाटिल, बड़े बड़े दिग्गज को आपने हरा डाला। मगर देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि आप इस चीज को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, बिकॉज महायुति और महाविकास आघाड़ी के फर्क 1% का है, ओनली 1% डिफरेंस। वो 1% से ये पूरे हार हो गया है, वो 1% हम लोग कवर कर लेंगे। आप तो पूरा स्टडी ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या सच्चाई क्या है? 1% पे क्या हम लोग सोचना नहीं चाहिए था? ऐसा है, वोट परसेंटेज वो बोल रहे बराबर होगा, लेकिन एक बात बोलता हूँ, जो विधानसभा में किस विधानसभा में बढ़त मिली महाविकास आघाड़ी को और भाजपा अलायंस को, उसका भी सामने आ गया रिकॉर्ड। 157 जगह पे महाविकास आघाड़ी आगे है और 124 जगह पे बीजेपी आगे है। बीजेपी 127 पे बीजेपी आगे है और 157 पे महाविकास आघाड़ी आगे है। तो 30 सीटों का फर्क अभी दिख रहा है। और आपको एक बात बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के लोग ऐसे बोलते थे, हमने देखा है कि भाई हो सकता है लोकसभा में बीजेपी के सीटें ज्यादा आएंगी, लेकिन विधानसभा में तो पक्का हारने वाले हैं। तो इनके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। ये तो अभी 127 सीटें बताई इनकी ऐसी, लेकिन ये इनके बहुत बुरे हाल होने वाले। इतने 127 सीटें इनकी आ भी नहीं सकती। और ये जो महाविकास आघाड़ी की 157 सीटें बता रहे, ये तो कम से कम है। जो देखिए बीजेपी के भी जो वर्कर है, बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, बीजेपी के वर्कर है, वो भी जब चर्चा करते तो बोले देखिए लोकसभा में तो हमको सीटें मिलेंगी ज्यादा, विधानसभा में हमारा कुछ खरा, विधानसभा में हमारी सरकार आती नहीं और हमको बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताएं सर, सॉरी आपको वापस मैं लोकसभा की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में तो अभी 3-4 महीने हैं, अक्टूबर में होंगी शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। अक्टूबर में, अभी 23 नवंबर जो है, और वो भी मालूम नहीं है सर, तारीख है, वो भी मालूम नहीं, हो सकता है नवंबर में हो, ये कब कराएंगे नवंबर में हो सकता है। हाँ, जैसे पिछली मर्तबा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करवाई थी, वो नवंबर में थी, और रिजल्ट जो आया था वो भी 30 नवंबर यानी 3 दिसंबर को आया था। तो हो सकता है कि उसी टाइम पे करवाए इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप ये बताएं सर, क्योंकि कैलकुलेशन ये थी हम लोगों की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि या तो बीजेपी को 300 से ऊपर सीटें आएंगी या 150 पर रुक जाएगी। ये 240 का आंकड़ा मेरी समझ के बाहर है, वेरी फ्रैंकली। मुझे समझ में नहीं आया कि ये 240 तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि या तो इनको फुल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी या इनको रुक जाना चाहिए था। तो ये 100 सीटों का या 90 सीटों का जो इजाफा हुआ है बीजेपी को, वो कहां से हुआ है?
वो जरा बताएं सर। नहीं, देखिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि लोगों को ऐसा दिखाने की कि हमारे सिवा कोई पर्याय नहीं देश को, और मोदी जी के सिवा कोई देश चला नहीं जी। सकता, इसलिए वो 400 की बातें कर रहे थे। तो लोगों में एक माहौल बन गया था कि भाई बीजेपी की सरकार आ सकती, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था मोदी जी के ऊपर और बीजेपी की सरकार के ऊपर, इतना गुस्सा था कि लोगों ने उस बात को नकार के उनको 200 अब तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई ना सर, अब तो इट्स अ माइनॉरिटी। नहीं, अभी तो मोदी सरकार तो बोले नहीं पाएंगे, बीजेपी सरकार भी नहीं बोल। कितने महीन वर्कर हैं, उनको एक एक गांव गांव की खबर है। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी मध्य प्रदेश में, वो जरा सो गई, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अब ये इसके बाद तो बोल ही सकते हैं ऐसा कि हुआ होगा ऐसा, तो जी। बराबर है आपकी, लेकिन कोशिश तो की है। वहां का मैंने देखा नहीं पूरा क्या हुआ। नहीं सर, कोशिश नहीं हुई है। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, कोशिश नहीं हुई है। वहां पे आपके अध्यक्ष कौन है, उनके सुपुत्र कौन है, छोड़िए। अच्छा ये बात, ये बताइए सर, बिहार में क्या हुआ? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया है वो रिपीट बिहार में होगा, क्योंकि ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश इकट्ठे चलते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो 1989 के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आई है। 1989 के बाद वो लास्ट सरकार थी इधर नारायण दत्त तिवारी जी की, और उधर वो भगवत आजाद साहब थे। 1990 के बाद लालू जी इधर, मुलायम सिंह यादव जी इधर, फिर उसके बाद कल्याण सिंह जी, फिर उसके बाद मायावती जी, फिर मुलायम सिंह जी, फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी, और इधर लालू यादव जी, फिर राबड़ी देवी जी, फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी। तो ऐसा चलता रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में। तो इस बार क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में तो आपने रोक दिया भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटों पे। बिहार में क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, अभी तो ये सोचेंगे बिहार में क्या गलती होगी। एक तो उसमें क्या है कि नीतीश कुमार जी ने जो वक्त पे चले गए, आइन टाइम पे चले गए ना, वो तो संयोजक पद की डिमांड कर रहे थे कि इनको संयोजक बनाए इंडिया अलायंस का। जी। तो वक्त पे वो छोड़ के चले गए, तो वक्त पे छोड़ने की वजह से थोड़ा सा वो भी फर्क पड़ता है। एक माहौल बन जाता है कि अरे नीतीश कुमार जी चले गए, ये उनके साथ में थे, तो उसका भी एक सेटबैक बैठा। और बाकी भी चीजें अभी देखेंगे अभी जो क्या हुआ वहाँ पे। लेकिन जी। यूपी में वैसा नहीं था। यूपी में तो उनकी जो जाति थी, लोगों के घर गिराना, लोगों को धमकाना, ये जो सब बातें थी, तो लोगों ने उसका जवाब दिया। और जी। बिहार में तो अभी तक तो इनकी सरकार थी ना, अभी तक चल रही थी। नीतीश कुमार जी की अभी भी है, अभी भी है, तेजस्वी उनके साथ में थे। तो थोड़ा सा वो आइन टाइप पे चले जाने से थोड़ा फर्क पड़ा। उसमें वो कास्ट कॉम्बिनेशन भी रहता है, कुर्मी समाज का, ये वो सब बातें हैं। लेकिन सोचेंगे इसके बारे में भी। लेकिन पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है सर, बहुत प्रशंसनीय है, मानना पड़ेगा। हाँ। राजस्थान में आप 8 सीट लेकर के आए, 8 सीट। हरियाणा में 5 और पंजाब में 6। फैंटास्टिक सर, ग्रेट ग्रेट। कांग्रेस ने मोदी जी को कहा है कि महंगाई मैन मोदी। आपने आपके राहुल गांधी खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई ने तोड़ा 15 महीने का रिकॉर्ड, 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महंगाई ने। फूड आर्टिकल्स करीबन 10% अप, पल्सेस 22% अप, वेजिटेबल्स 33% अप, ऑनियंस 58% अप, पोटैटोस 14%। तो आपने वर्ड रखा महंगाई मैन मोदी। क्या आपको लग रहा है कि मोदी साहब महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए? दोनों साहब करते नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। अगर वो कंट्रोल कर पाते थे तो आज क्यों ऐसा हो रहा? मैंने तो एक जगह पे देखा है, एक आया था सोशल मीडिया पे, अब की बार 230 पार, तो दाल दिखाई उसमें दाल। तो ये तो अभी बहुत शुरू है, लोगों को इसकी जो है तकलीफ भी हो रही है। महंगाई बढ़ गई, पेपर आज के अखबारों में भी आ गया है कि भाई आप जो बोल रहे इतने 15 महीने के रिकॉर्ड पे पहुंच गई महंगाई। ये तो रिकॉर्ड बना रहे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के राज में हुई। अभी 15 महीनों में सबसे ज्यादा महंगाई मोदी जी के राज में हुई। इसके पहले इतनी महंगाई कभी नहीं थी। तो ये तो रिकॉर्ड मोदी जी बना रहे हैं, महंगाई का रिकॉर्ड, बेरोजगारी का रिकॉर्ड, सब जितने भी जो बुरे चीजें हैं उनका रिकॉर्ड बना रही है। फर्स्ट चल रहा है। आपने फिर आलोचना किया 3 टेरर अटैक हो गया कश्मीर में और मोदी साहब साइलेंट है। आपने पहले ही कहा कि बीजेपी इज डिस्ट्रॉइंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पहले अग्निवीर लेके आए हैं, अब पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आने के है और आप वहां पर भी गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म करेंगे।
पहले पेंशन आपने खत्म कर दिया, अब जॉब्स आप कट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाके। तो आप कैसे देखते हो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? बिकॉज आपने कहा 30 लाख भर्ती तुरंत करेंगे, तो क्या मोदी जी वहां पर कमी पड़ गया? आप कैसे देखते हो आप? ऐसा है कि अभी मैंने कुछ देखा, मैंने पूरा अभी उसका पढ़ाई करने के लिए कि मैंने ऐसे देखा कि वो रशिया में भी कुछ भारतीय नौजवान जो वहां की सेना में भर्ती होने के लिए जी कोशिश कर रहे हैं। जी, और तो वहां ये पे मरे भी गवर्नमेंट हैं, वो कुछ शहीद भी हुए हाँ हैं मरे सर। भी है, जी, शहीद भी यूक्रेन हुए में। और कोशिश कर रहे हैं, यानी लोग मरने को तैयार है, हमको दो, हम मरने को तैयार है, लेकिन हमारे घर वालों का, हमारे फैमिली का हम जीने के लिए कुछ पैसे सर कमाएंगे। इसराइल जाने को तो तैयार हैं। हाँ, अभी जहाँ पे वो इजराइल राफा में जाने को लड़ाई हो तैयार रही है। है, वहां पर हमारे लोग जाने को तैयार हैं। नहीं देखिए, अभी इन्होंने जो माहौल किया था, सब मीडिया उनके पास में है, 400 पार 400 पार, पूरे अखबार उनके पास जी। में है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उनके पास में है, और विपक्ष की जो है बात कोई बोल नहीं रहा था। तो वो माहौल जो बना, उसके बावजूद भी लोगों में इतना गुस्सा था कि लोगों ने बोले कि जो भी होगा जी। लेकिन हम इनको वोट नहीं देंगे। सर अच्छा, लोगों अभी को एक आपने महंगाई की confidence आ बात गया। करी और हाँ। आपने तूर दाल की बात करी थी, आपने दाल 230 की बात करी थी। सर हाँ, अभी हाँ। ये 7 जून की प्राइस मेरे पास है, 7 जून, हाँ, 145 रुपए किलो है सर। अभी कमोडिटी हाँ। ऑनलाइन पे होलसेल प्राइस 145 रुपए पर किलो है तूर दाल, 145 रुपीज पर किलो। सो हाँ नहीं, मतलब महंगाई तो बड़ी ना, 15 महीने में अराउंड आपने 170, जो हाई हाँ। क्वालिटी तूर दाल है मस्ट बी सेलिंग एट अराउंड 170 175 एट द हाँ, मोमेंट। हाँ। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम लगेगा इसको 200 पार करने में, जहां तक मैं समझता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा है कि इनके समय में जो है 200 के पार तो जाएंगी, जल्दी जाएंगी। ये तो सब महंगाई बढ़ी रही है, कुछ भी नहीं कर रहे तो हैं। ये और सर ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं प्राइस राइज, क्या कंट्रोल करने का इरादा है? नहीं कंट्रोल, ये इनका क्या है इरादा कि जो है क्या कंट्रोल करने का? नहीं, इनका इरादा ही नहीं दिख रहा। इरादा रहता तो कर सकते थे, लेकिन इनका कैसा ये है, बीजेपी जो बोलते हैं ना, आपको एक बात बता दो, पहले बीजेपी की पार्टी कौन सी पार्टी थी? मराठी में आपको मालूम होगा, बोलते थे शेठजी भटजी की पार्टी, जी जी जी। व्यापारियों की पार्टी। तो ये व्यापारियों की हित की बात करते हैं। कौन से व्यापारियों को, कौन से उद्योगपतियों को जिन्होंने देश को डुबाया, बैंकों को डुबाया, आज तक उन्होंने किसको पकड़ के लाए? उसमें तो मोदी है, सारे बहुत सारे तो मोदी है उसमें। तो इनके और 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया। ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो ये सब ये जमा करके रखते हैं और फिर महंगाई बढ़ा देते हैं। तो वो मोदी जी क्यों रोकेंगे? अपने दोस्तों का फायदा हो रहा तो क्यों उनका नुकसान करेंगे? लेकिन उसको ये तो घातक हो सकता है ना सर काफी। अभी तो अभी चुनाव इलेक्शन हो आने गया, वाले अभी हैं। मोदी जी को, आम आदमी मरे तो क्या, मोदी जी को क्या फर्क पड़ रहा है? अभी 5 साल इलेक्शन आए नहीं ना। अभी हो सकता है बीच में इलेक्शन हो जाए, अगर ये इन्होंने सपोर्ट विड्रॉल किया। नीतीश कुमार जी तो पलटू राम है, वो कभी भी पलट सकते हैं। और दूसरे जो सर है, वो कहते हैं कि वो उस तरफ गए क्योंकि आप लोगों ने उनको बेइज्जत किया, उनको कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया इंडिया अलायंस का, इसलिए। अगर आप वो- उनको कोऑर्डिनेटर अनाउंस कर देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। नहीं, कुछ तो भी उनकी मजबूरी होगी, उनकी कुछ फाइल होंगी, इसीलिए वो गए। कुछ ना कुछ बताना पड़ता है कि भाई ऐसा है वैसा है, कुछ कारण तो देना पड़ता है जाने के लिए। उनकी कुछ फाइल होंगी, उनका भी करप्शन का मामला होगा मोदी जी के पास। ये सब क्योंकि कलेक्टर से जहां लेके- पर जिस दिन मुंबई के अंदर ही मीटिंग थी, जिस दिन सबकी ये अपेक्षा थी, उम्मीद ये थी कि आज चीफ कोऑर्डिनेटर इंडिया अलायंस के नीतीश कुमार जी का नाम आज ऐलान हो जाएगा उसका, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी ने कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम दे दीजिए, और शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री शायद इनका नाम लिया था, बोला ये शुड बी अपॉइंटेड द कोऑर्डिनेटर, नीतीश कुमार जी। तो ये तो आपकी कारस्तानी है सर, ये तो आप लोगों ने किया है। नहीं ऐसा उसमें पूरा हुआ ही नहीं था। ये चर्चा चल रही थी तो बीच में छोड़ के चले गए। उनको ऐसी आदत है, इसके पहले भी वो तेजस्वी यादव को छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए थे, अब दूसरी बार गए। पहली बार नहीं है, तो चालू ही रहता है इनका आना जाना। मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन पर बैठा था, भूख हड़ताल पर बैठा था धोले साहब, मगर एकनाथ शिंदे जी ने शायद कन्विंस कर दिया, शंभूराज देसाई जी को भेज के उन्होंने कन्विंस कर दिया, तो अभी तक तो शांति है। आगे जाके मनोज जरांगे पाटिल जी ने कहा कि मैं हर क्षेत्र में, हर असेंबली में कैंडिडेट्स फील्ड करूंगा अगर हमारे मांगे पूरा। फडणवीस साहब ने कहा मैं मांगे पूरी करने का पूरा कोशिश कर रहा हूं,
इनफैक्ट भुजबल साहब से भी बात कर दिया कि कैसे कुणबी प्रूफ वालों को मराठा सर्टिफिकेट दिया जाए। तो हाउ डू धोने साहब, आपके पूरे नॉलेज है इसमें, क्या कोई सॉल्यूशन निकल रहा है? देखिए ऐसा है कि जो महाराष्ट्र का मराठा समाज है, अभी आपने राष्ट्रगीत पढ़े होंगे, तो क्या रहता है उसमें कि पंजाब सिंधु गुजरात मराठा जी। तो ये जो मराठा शब्द है ये कोई जातिवाचक नहीं है। गुजरात मराठा सिंधु, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, तो मराठा यानी महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा, गुजरात में रहने वाला गुजराती, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी, पंजाब में रहने वाला पंजाबी। मराठा कोई कास्ट नहीं है, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा, ये बेसिक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते हैं मराठा किंग, लेकिन अंग्रेजों के गैजेट में क्या है कि भोसले ऑफ सातारा एंड शिंदे, ये जो माधवराव शिंदे है ना ग्वालियर के, ये महाराष्ट्र के है, सिंधिया बोलते हैं शिंदे है, तो ये भी मराठी है। तो शिंदे ऑफ ग्वालियर एंड भोसले ऑफ सातारा वेयर कुणबी, ये अंग्रेजों के गैजेट में है। और इनका स्वराज्याभिषेक क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये कुणबी समाज के है छत्रपति। और कुणबी जो समाज है, जो कुर्मी बोलते हैं यूपी बिहार में कुर्मी, और वहां गुजरात में कनबी और महाराष्ट्र में कुणबी, ये जो समाज है ये शूद्र जाति में आता है। तो वर्ण व्यवस्था जो है, हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें कुणबी समाज जो है शूद्र जाति का है। तो ये इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज भी कुणबी थे, तो इसीलिए उनका स्वराज्याभिषेक नहीं किया गया, बोले कि आप शूद्र जाति के, आप कुणबी है, इसलिए तो बनारस से मंगाने पड़े, इसलिए पुरोहितों को बनारस से मंगाना पड़ा। बनारस से बना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे प्रूफ है कि महाराष्ट्र में कोई मराठा है नहीं, मराठा कोई जात नहीं है। और यहाँ का जो मराठा समाज का संगठन है मराठा सेवा संघ, उन्होंने लिखित में दिया है कि मराठा नाम की कोई जात नहीं है, और पटेल और देशमुख ये पदवी है, मराठा वैसी पदवी है, तो सबकी जात कुणबी है। तो ये सब कुणबी, बेसिकली कुणबी है। अच्छा, जो मराठवाड़ा के जो खुद मराठा बोलते हैं, तो जिनके पास मराठा बोलते हैं सर्टिफिकेट मराठा के रहते हैं, उनकी रिश्तेदारी जो विदर्भ में उनके कुणबियों के साथ होती है रिश्तेदारियां। उनकी यहाँ के हमारे विदर्भ की लड़कियां जो जाती है पश्चिम मराठवाड़ा में देती है, वहां की लड़कियां हमारे तरफ आती है, तो वहां की लड़कियों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यहाँ की जो लड़कियां जाती है वहां पे उनको मिल जाता है, क्योंकि बाप की जात चलती है, तो उनका तो शादी ब्याह होता है, सब रिश्तेदारी होती है, तो बेसिकली सब कुणबी है। तो जो मनोज जरांगे पाटिल, लेकिन अभी कौन समझाएगा सर, ये अभी कौन समझाएगा? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे कुणबी रोटी बेटी का रिश्ता है विदर्भ और मराठवाड़ा में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जितने लोग आज की तारीख में मांग कर रहे हैं मराठा आरक्षण की, उनको समझाएगा कौन, ये बताइए। नहीं ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है कि जो उनको कुणबी का सर्टिफिकेट जो मिलना चाहिए, जो बोल रहे जरांगे पाटिल, वो बिल्कुल बराबर है। और एक बात है कि ये अभी 52 अभी परसेंटेज है। अब ये क्या बोलते हैं कि 50% के ऊपर नहीं जा सकता रिजर्वेशन, महाराष्ट्र में 52% ऑलरेडी है। तो ये भी दूसरी गलत भ्रम फैला रहे कि 50% के ऊपर नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है। 69% कहाँ है? तमिलनाडु में है। वो कैसा चल रहा है 69%? तो ये जो रिजर्वेशन की ये बढ़ा देना चाहिए सीमा। और वैसे भी देखिए ओपन कैटेगरी जो है, ओपन कैटेगरी में जो समाज आते हैं, ब्राह्मण समाज है, गुजराती मारवाड़ी सिंधी, ये सब समाज मिलेगा 10% है। अब 10% लोगों के लिए आप अगर 30% भी रहे जगह रही तो भी सफिशिएंट हो जाती। तो 69 तक भी अगर महाराष्ट्र में गया तो उसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, इतना हो नहीं पा रहा। वैसे अगर मराठा समाज 34% है, उसमें का आधे से ऊपर तो ऑलरेडी कुणबी में है, तो जो बचा हुआ है 34% मराठा समाज है ऐसा बोलते हैं, और उसमें गवर्नमेंट ने 32 बोला है, तो 32 है तो इसलिए 16% दिया था मराठा समाज को आरक्षण 50%। धोनी साहब ये बता दीजिए, मान लीजिए आज मराठा आरक्षण हो जाए, हो गया, असेंबली में तो पास हो चुका है, सेंटर ने भी पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया, चलिए जी लिए, क्या मिलेगा? क्या नौकरी कहाँ है? नहीं, और देखिए उसमें फायदा, नौकरियां कहाँ है? नहीं, नौकरियां तो नहीं, लेकिन एजुकेशन में फायदा मिलता है, सीट्स कहाँ है? भी मिलता है। अरे सर सीट्स कहाँ है बताइए ना। नहीं है, रिजर्वेशन का फायदा बहुत जगह पे है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद भी ओबीसी का हूँ। जब मेरा एमडी में नंबर लग गया था तो एससी की जगह जो खाली थी
वो आखिर में रहता है इंटरसी राउंड, तो उसमें फायदा होता है। एससी की जगह एसटी को जाती है, एसटी की जगह एससी को जाती है, फिर भी कैंडिडेट नहीं मिला तो वो फिर विजेएनटी को जाती है, फिर भी नहीं मिला तो ओबीसी को जाती है। तो उस कोटे से मेरा आखिरी में नंबर लग गया था एमडी कोर्स के लिए। मेरे मिसेज भी ओबीसी की है, तो उसका भी वैसे ही नंबर लगा कि NT2 कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं आया वक्त पे, तो सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए वो मिल गया उसको एडमिशन एमडी में। तो ये होता है फायदा, बहुत I सारे am so फायदे happy, होते sir, हैं। that you are very optimistic about it. Thank you so बट much. धोरे साहब, राहुल गांधी जी जो कहा जाति जनगणना, जितना हाँ। संख्या उतना हक, राहुल गांधी जी ने कहा कि इफ इलेक्टेड टू पावर, उन्होंने वचन दिया था कि आई विल इंक्रीज द लिमिट, पार्लियामेंट में इंक्रीज द लिमिट। तो जो राहुल गांधी जी ने सॉल्यूशन दिया था वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तेजस्वी यादव भी इस चीज को हाईलाइट कर दिया, अखिलेश। तो क्या आपको लग रहा कि मोदी जी विल इनकॉर्पोरेट, अगर राहुल गांधी जी बोल रहे कि ये हो सकता है, कांग्रेस मैनिफेस्टो में कि हो सकता है, तो इंक्रीज तो हो सकता है धोनी साहब। हैज मोदी गवर्नमेंट जो उनका है क्या वो निष्ठा कि करे इसको? हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या है, देखिए वो चलते हैं आरएसएस के कहने पे। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी ने क्लियर कट कहा है कि एससी और एसटी के आरक्षण को हमारा सपोर्ट है, बाकी कोई आरक्षण को हमारा सपोर्ट है नहीं। उनका क्लियर स्टैंड है। तो आरएसएस का विरोध लेके वो नहीं करेंगे। और वैसे बेसिकली ये जो पार्टी है भाजपा, ये सब उच्च वर्णीय लोगों की है, ये ओबीसी की, दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की ये पार्टी है नहीं। ये सिर्फ इनको इनके वोट चाहिए और बाकी इनको फायदा करने का रहा तो ये सिर्फ जो उच्च वर्णीय लोग बोलते हैं उनका ही फायदा करने की कोशिश करते हैं। मैं धोरे साहब, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मैं मनोज जरांगे पाटिल जी का जो है रिक्वेस्ट वो फ्रुक्टिफाई करने का कोशिश करूंगा, छगन भुजबल जी से बात करूंगा। अब ये छगन भुजबल जी से क्यों बात करना, ये क्या आप समझ सकते हो पॉलिटिकली, इसका मीनिंग क्या है? नहीं, छगन भुजबल जी जो है अभी खुद को ओबीसी के नेता बता रहे हैं और छगन भुजबल जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम मराठा समाज का आरक्षण का हम विरोध कर रहे हैं। अब छगन भुजबल जी को देवेंद्र फडणवीस जो मंत्रिमंडल में, एकनाथ शिंदे सरकार में वो मंत्री है, अजित पवार के साथ में इनका अलायंस है और अजित पवार के पार्टी के है, तो इन्होंने अजित पवार ने उनको आदेश देना चाहिए कि सरकार के निर्णय के खिलाफ आप कैसी बातें कर रहे हैं। यही भड़काते हैं ये बीजेपी वाले ही, उनको बोलते हैं कि ऐसा बोलो, वैसा बोलते हैं छगन भुजबल साहब। हालांकि वो मराठा समाज के, उनका जो इतिहास है छगन भुजबल साहब का, इनके पहले उनके भाषण जो देखे मैंने, तो वो तो पूरे भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी है। लेकिन आज मजबूरी है उनकी, उन्होंने बोले उनके कार्यकर्ता को, उनके कार्यकर्ताओं ने समता परिषद के जो कार्यकर्ता है, उनके जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने बोले कि साहब आपने अच्छा नहीं किया, आप बीजेपी के साथ गए, अपनी विचारधारा नहीं है बीजेपी से मिलती जुलती। उन्होंने बोले है उनके अकेले में कि भाई क्या आप मुझे समझाएंगे, आप मुझे ज्यादा समझता है कि आपको समझता है, अब बुढ़ापे में क्या मुझे अब जेल में भेजेंगे, ये उन्होंने बोला है उनके कार्यकर्ताओं को। तो जेल में जाने से अच्छा है बीजेपी के साथ रहो, ये पॉलिसी हो गई अभी। इसलिए भुजबल साहब उनके कहने पे चल रहे। लेकिन आज तो भुजबल साहब ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक भी किया है, क्योंकि जब लोग ये बोल रहे थे, अभी तक जो चर्चा चल रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि अजीत दादा पवार की वजह से यहाँ पर महायुति को काफ़ी घाटा हो गया, तो भुजबल साहब ने आज कमेंट दिया है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि लॉस सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी तो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहाँ कौन से अजीत दादा पवार थे, ऐसा बोला आज भुजबल साहब ने। नहीं, बराबर है। देखिए वो भुजबल साहब ने इसके पहले भी बोला था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे साहब के बारे में जनता में बहुत सहानुभूति है। इलेक्शन के दौरान बोला उन्होंने, चलते इलेक्शन में बोला है। और महादेव जानकर जो है वो धनगर समाज के नेता है, जो यहाँ परभनी से खड़े थे इनके भाजपा के साथ में मिलके। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार के बारे में बहुत सहानुभूति है। तो इन्होंने बोले, खुल के बोले उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ भुजबल साहब का जो स्वभाव है, उनकी जो विचारधारा है, वो बीजेपी से मेल नहीं खाती। वो मजबूरी में बीजेपी के साथ चले गए। अब जो बोलते हैं बीजेपी वाले, उनको जबरदस्ती करते हैं, नहीं ऐसा बोलो। इसलिए हालांकि वो मराठा समाज के खिलाफ वाले नेता है नहीं, उनको उकसाया जा रहा है कि हमको तकलीफ जा रही, भुजबल साहब विरोध कर रहे हैं, ओबीसी का विरोध है, इसलिए हम मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे सकते।
ये लोगों में बताने के लिए हमारी मजबूरी है, ऐसी है, ये बताने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं मराठा समाज के आरक्षण देने की। वो देखिए बीजेपी जो है ना, मराठा समाज के खिलाफ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ है। ये इन्होंने हर वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। ये ऐसे लोग हैं इनके तो जो क्या विचारधारा जरांगे है, पाटिल, मनोज जरांगे पाटिल जी अगर सब जगह कैंडिडेट्स फील्ड करते, सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दोनों साहब अगर हाँ। सब कॉन्स्टिट्यूंसी में मनोज जरांगे पाटिल फील्ड करते हैं कैंडिडेट्स को, तो नुकसान किसको होगा? ये आप देखिए वो किस तरह के कैंडिडेट खड़े करते हैं। लेकिन देखिए इस बार तो मराठा समाज तो पूरा एकजुट कांग्रेस के साथ रहा, महाविकास आघाड़ी के साथ रहा। तो अगर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए तो हो सकता है कुछ जगह पे बीजेपी का नुकसान हो, कुछ जगह पे हमारा नुकसान हो, क्योंकि वो करेंगे शायद मराठा कैंडिडेट खड़े, तो जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट मराठा रहा वहां बीजेपी का नुकसान होगा, पोजीशन बन सकती है। वो अभी बोल नहीं सकते, जब कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, विड्रॉल हो जाएगा, उसके बाद ही उस पर अपन बोल सकते हैं। राइट। धोने साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको एक बार फिर मुबारक हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में भी। ज्वाइनिंग अस, नमस्कार सर। थैंक यू।